हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो सिविक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि जिस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है और ज्योग्राफी को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको सीखा है, हम लोग सिविक्स को भी इसी तरीके से सीखेंगे और आप लोगों को उतनी ही मज़ा आएगी सिविक्स करने में भी जितनी आप लोगों को ज्योग्राफी करने में आई थी। पूरा हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक के साथ में हम लोग करने वाले हैं और जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं आप लोगों के, जो भी चीज़ हो सकती है जो आपसे पूछी जा सकती है, उसको धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए अगर आपको आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो एक बार कंफर्म कर देंगे। मैं जस्ट एक बार आप लोगों का इसको रिस्टार्ट कर दूं क्योंकि आई थिंक कुछ तो एरर आया है इसके अंदर में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि कुछ एरर इसके अंदर में दिखा रहा है। हाँ, आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे को तब तक बता दीजिए जल्दी से अगर आपको आवाज़ बराबर है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर से आ रही है। चलिए, हाँ अब ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करें हम लोग, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर में कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे उसको आपको रिवीजन भी करना है। मतलब ऐसे नहीं है आप लोगों ने कि आप लोगों ने एक बार इसको पढ़ दिया और उसको छोड़ दिया। मैं आपको प्रॉपरली समय समय पर अलग अलग जगह पे इसको रिवीजन भी करवाता रहूँगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको मैं कुछ समय बाद आप लोगों से पूछूंगा, फिर उसके कुछ समय बाद आप लोगों से वापस से पूछूंगा। जब हमारा सिविक्स हो जाएगा तो मैं आपकी एक ऐसी टेस्ट लूंगा जिसके अंदर में हम जो हमारा ज्योग्राफी जो हम पढ़ चुके हैं उसका और सिविक्स दोनों मिलाकर ले। तो आप लोग बताइए मेरे को कमेंट करके कि कितने लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ के बस छोड़ दिया अभी और फिर भूल जाए उसको भी हम कभी तो भी इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे वापस से हमारे इस सिविक्स के साथ में। टेस्ट लेंगे दोनों को मिलाकर कंबाइन करके, फिर आगे में मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसको फिर हम लोग कंबाइन करके भी यहाँ पर में करेंगे ताकि बार बार आप लोगों की रिवीजन होती रहे। ओके, तो जितने भी लोग हैं इस आइडिया से सहमत वो लोग मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो जल्दी जल्दी से लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे काफी ज्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट करने का। नाउ फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा हमारे भारत के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव था, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तब अंग्रेजों के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमारा देश चलता था। जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हमें आज़ादी दे दी जाएगी तो उन्होंने हमारे लिए एक संविधान सभा बनाकर दी, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हो। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था हमारे लिए संविधान बनाना। पूरे देश भर से अलग अलग लोगों को यहाँ पर में संविधान सभा में भेजा गया संविधान बनाने के लिए। इसमें राजेंद्र प्रसाद तो थे ही थे क्योंकि वो तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, सरदार पटेल भी थे, जीवी मावलंकर भी थे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों के दोनों सदस्य नहीं थे, इन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। कभी भी मैं आप लोगों से रिवाइज करके पूछ सकता हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में इसकी लाइन दी गई है, निम्नलिखित में से किसने एक संविधान सभा के लिए सुझाव दिया था सबसे पहले 1934 में। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम इन 1934। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा एम.एन. रॉय, ठीक है। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे देश के लिए संविधान को बनाए, संविधान का निर्माण करे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इसके ऊपर में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए ये वाली बात आपको एनसीईआरटी में भी दी गई है कि 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने ये मांग की थी। 1935 में कांग्रेस ने भी ये मांग की फ्रेंड्स, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी मांग की कि भाई हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और एक पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना थोड़ा सा गौर से देखिए आप लोग, इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1938 की बात है, ठीक है, कांग्रेस के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, क्या बोला था कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र संविधान सभा होनी चाहिए, उसमें अंग्रेजों का कोई रोल काल
नहीं होना चाहिए कोई योगदान, कोई भी चीज उसके अंदर में नहीं होनी चाहिए, पूरे भारतीय लोग होने चाहिए उसके अंदर में। तो फ्रेंड्स जवाहर, ये किसने कहा था 1938 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 में किसने कहा था कांग्रेस के बिहाफ पर, कांग्रेस के तरफ से, कि हमारी जो संविधान सभा है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। आप लोग चलो मेरे को बताओ किसने कहा था, ताकि आपके दिमाग को वो हैबिट हो जाए, आपके दिमाग को याद हो जाए। ठीक है, कोशिश करो आप लोग यहाँ पर मैं टाइप करने की कोशिश करो, तो आपका दिमाग इससे जो है वो एक्टिव रहेगा आप लोगों का। ओके चलिए, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेटअप, भारत की संविधान सभा का जो सेटअप है वो किसके अंतर्गत किया गया था। ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर मैं बोला है अंडर द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो आया था उसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था आपका, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके तहत किया गया। माउंटबेटन प्लान के तहत किया गया। नाउ फ्रेंड्स एक एक चीज आप लोगों को इसको क्रोनोलॉजी भी लगानी है। मेरे को आप लोगों से एक और चीज चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए दो तरीके से, इसको थोड़ा टफ बनाते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इसको क्रोनोलॉजी भी लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए अपने आप को जो है वो शाह भाई साहब समझिए और क्रोनोलॉजी लगाइए यहाँ पर। मैं चलो सभी लोग लगाओ यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजी, कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो क्रिप्स मिशन जो है हमारा ये 1942 में आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन। क्या इसके तहत हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था इसकी सिफारिश पर? नहीं। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसने बोला था कि भाई हमारे भारत को अब अलग संविधान सभा बना देनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, क्रिप्स ये मिशन के तहत नहीं, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद में बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने क्रोनोलॉजी लगाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही आप लोग याद रखिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल यूपी टेट के अंदर में सारी टेट्स के लिए आप लोगों के काम आएगा ये। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इंडिपेंडेंस एक्ट जो है आपका 1947 में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, जुलाई 1947 के अंदर में ये पास हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और माउंटबेटन प्लान आपका 3 जून को आया था, 3 जून को, जिसके तहत उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया था। तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कौन से योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में कि हम जो है इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। अभी के अभी सभी के सभी लिखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कौन से वाले प्लान के अंतर्गत हुआ था। तो आंसर आप लोगों का होना चाहिए फ्रेंड्स माउंटबेटन प्लान। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। अब चलो, अब हर कोई मेरे को यहां पर मैं क्रोनोलॉजी बताएगा कि कौन सी क्रोनोलॉजी है। देखिए यहां पर मैं, ये जुलाई है और ये जून है। अब क्रोनोलॉजी आप लोग लगाओ, क्या है यहां पर मैं क्रोनोलॉजी सही सही। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप जो की गई थी फ्रेंड्स वो कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी। कैबिनेट मिशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, यूपी जूनियर में क्वेश्चन आया था ये आप लोगों का। ठीक है, यूपी जूनियर के अंदर में आया था क्वेश्चन, आया था कि नहीं आया था यूपी जूनियर 2021 में कि कैबिनेट मिशन कब आया था? जल्दी से बताओ, आया था कि नहीं आया था? जिन जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था आप लोगों का। ठीक है, मार्च 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन आया था आप लोगों का। किसने भेजा था कैबिनेट मिशन को भारत के अंदर में? तो लॉर्ड एटली। भारत के आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। परिषद, संविधान सभा का निर्माण किया गया कौन से कैबिनेट, कौन से मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब सभी लोग एक बार वापस से अपने दिमाग को आदेश दे देंगे कि भाई बताओ कौन से, कब आया था कैबिनेट मिशन? उसी के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए बताइए कि हर एक सीट के ऊपर में कितनी जनसंख्या, मतलब कितनी जनसंख्या के ऊपर में एक सीट का निर्धारण किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, बार बार मैं आप लोगों को करवाता हूं कि 10 लाख, हर 10 लाख लोगों के ऊपर में, मतलब कि 1 मिलियन, मिलियन में भी आ सकता है, आप लोगों को याद रखना है, 1 मिलियन लोगों के ऊपर में एक सीट थी। मतलब कि हर 10 लाख लोगों के लिए एक सीट का यहां पर में योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने थे संविधान सभा के? टोटल मेंबर थे फ्रेंड्स 389। जब संविधान सभा बनी थी आप लोगों की, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? एक बार जल्दी जल्दी से शेयर मारो यार इस चीज को, आप लोग जल्दी से, जितने भी लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, जल्दी जल्दी से सभी को शेयर मारना है। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा की संख्या कितनी थी? 389 थी संविधान सभा के गठन के समय में इसका। ओके, मतलब बंटवारे के पहले, जिसमें से 296 लोग इलेक्टेड थे। और प्रिंसली स्टेट्स के कितने लोग थे? प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है आपके राजे रजवाड़े। राजे रजवाड़ों ने इलेक्शन करके नहीं, डायरेक्ट भेजा था। कितने लोगों को भेजा था? 93 लोगों को भेजा था। और कितने लोगों का चुनाव हुआ था 296 का? 292 जो है वो प्रोविंसेस से थे, अलग अलग प्रांतों से, जो 11 प्रांत थे आपके।
और 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज हुआ करती थी उस समय में। मतलब जैसे आज हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिश कमिश्नरीज हुआ करती थी। तो अलग अलग ब्रिटिश कमिश्नरीज के 4 लोग वहां से चुनकर आए थे। तो टोटल हो गए 296 लोग। अब इसमें आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी, तो 208। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी, 73, ठीक है। और स्मॉल पार्टीज के 8 और इंडिपेंडेंट 7 थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपको नंबर्स याद रखने हैं यहां पर में। 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने 73 सीट। हो सकता है कि सुपर टेट में ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है DSSB में आ जाए, हो सकता है KVS में आ जाए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी, तो टोटल थी 389, जिसमें से 296 इलेक्टेड थे और नॉमिनेटेड थे 93। इलेक्टेड में से कहां से कितने लोग चुनकर आए थे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस से चुनकर आए थे 208 और मुस्लिम लीग से आए थे 73। ऐसे याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। हमारे संविधान सभा के अंदर में जितने भी लोग थे, ठीक है, उनकी क्या की गई थी, यहां पर में अलग अलग कमेटीज बना दी गई थी, छोटी छोटी सी कमेटीज बना दी गई थी। अलग अलग कमेटीज में से एक कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान। मतलब जो हमारे प्रांत थे ना, अलग अलग प्रांत थे जिनको आज हम लोग राज्य बोलते हैं, उनके संविधान के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको याद रखना है आप लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अलग अलग कमिटीज बनाई दी गई थी। देखिए यहां पर मैं अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, केंद्रीय, अरे BR अम्बेडकर कहां से लगा रहे हो आप लोग, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे BR अम्बेडकर। इधर में देखिए आप लोग केंद्रीय संविधान समिति बोले तो केंद्र में सबसे पावरफुल इंसान जवाहरलाल नेहरू के थे, ठीक है। और वही प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो वल्लभ भाई पटेल। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर में ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। वो कमेटी जिसका काम था संविधान का मसौदा तैयार करना। मसौदा तैयार करने का मतलब होता है कि जो भी संविधान बन रहा है उसमें कौन सी चीज पहले रहेंगी, कौन सी चीज बाद में रहेंगी, मिडल में कौन सी चीज को रखना है, आर्टिकल्स कैसे सजाने हैं, ये सारा का सारा काम जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी का था, ठीक है। कई सारे लोगों को यही नहीं पता कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है। ड्राफ्ट करना मतलब क्या, ड्राफ्ट करना मतलब उसको बराबर से अरेंज करना हो ताकि एक फ्लो रहे, बिल्कुल अच्छे सा फ्लो रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाकर। ओके तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको बिल्कुल अरेंज किया था अच्छे से, BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के। अच्छा फ्लैग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। एडहॉक कमेटी बनाई गई थी फ्लैग के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, फ्लैग कमेटी के, फ्लैग के, ठीक है, फ्लैग के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एडवाइजरी कमेटी, पूरी बहुत बड़ी कमेटी थी ये इतनी बड़ी कमेटी थी कि इसको और 3 छोटी छोटी कमेटीज में बांटना पड़ा था आप लोगों को, इतनी बड़ी समिति थी ये। तो एडवाइजरी जो पूरी कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और सब कमेटीज जो बनाई गई थी अलग अलग, उसको मैं आगे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। पहले आप बस इतना याद रखिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि निम्नलिखित में से किस में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, केंद्रीय संविधान समिति का। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। भाई लोग मेरे को दोनों आंसर चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए, ठीक है। मेरे को संघ संविधान समिति का भी चाहिए और मेरे को प्रोविंशियल संविधान सभा समिति का भी चाहिए अभी, ठीक है। आपको बताना है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, केंद्रीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर आपकी बात आती है केंद्रीय यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे आपके जवाहरलाल नेहरू। वही अगर प्रोविंशियल की बात आ जाए, प्रोविंशियल प्रांत की, ठीक है, प्रोविंशियल प्रांत वाली, तो प्रांत के अंदर में कौन थे, प्रांत के अंदर में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी को कमेंट करना है यहां पर में। एक क्वेश्चन और आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली आने वाले सुपर डेट के लिए, आप लोगों के TSSB के लिए, KVS के लिए आप लोगों का पूछा जा सकता है। AEES की जो एग्जाम आने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग की, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में जो एडहॉक कमेटी थी आप लोगों की, उसके अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अंदर में। ऐसे ही पूरा टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा, ठीक है, नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग के लिए जो कमेटी बनी थी फ्रेंड्स, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद थे, ये याद रखना है आप लोगों ने,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग आंसर करते जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज पर विशेष समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात निकली है फ्रेंड, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आ गया क्वेश्चन तो मजा आ जाएंगे आप लोगों को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, वो तारीख, ठीक है, वो तारीख क्या थी? तो वो तारीख क्या थी फ्रेंड? 22 जुलाई 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखना है आप लोगों ने। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अपनाया था। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका काम था फंडामेंटल राइट्स को आखिरी रूप देना। एडवाइजरी कमेटी कौन थी उसकी, ठीक है, ये बताइए आप लोग। यहां अगर सब कमेटी पूछे आप लोगों से तब आंसर चेंज हो जाएगा आपका, बट यहां पर मैं कोई सब कमेटी या सब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां पर मैं डायरेक्ट कमेटी का इस्तेमाल हुआ है। जब सब कमेटी बोलेंगे तो आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, पहले इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी बनी थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी बनी थी वो, उसके बाद में वो कमेटी आप लोगों की बनी थी फ्रेंड्स यहां पर मैं माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए और ट्राइबल के अधिकारों के लिए, तीनों के लिए एक कमेटी बनी थी बड़ी सी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर मैं ये एक कमेटी थी, बड़ी सी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, माइनॉरिटीज और ट्राइबल को लेकर ये कमेटी थी। उसके पूरे अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ये इतनी बड़ी कमेटी हो गई थी कि इसको और 3 पार्ट्स में बांटना पड़ा था। तो यहां फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी, उप समिति, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऐसे याद रखना है आप लोगों ने, धीरे धीरे करके सारा का सारा हम लोग याद करेंगे। अगर सब कमेटी पूछता इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में पूछता सब कमेटी कौन सी है तो आंसर क्या होता? जल्दी से टाइप करो आप सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सब कमेटी कौन सी थी, सब कमेटी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सब कमेटी। तो सब कमेटी के लिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का एच सी मुखर्जी। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोगों ने यहां पर मैं आंसर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां पर मैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखोगे आप लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर में उसने कुछ भी वो नहीं किया आप लोगों का, ठीक है, चेंज नहीं किया है। यहाँ पर मैं आई थिंक कुछ तो एरर आया है यहाँ से, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। मैं इंटरनेट के कारण ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि जो मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ वो अपडेट हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं इसका आंसर आप लोग कर दीजिए तब तक कि भाई बताइए यहाँ पर मैं संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर में जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? संविधान सभा के द्वारा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर में सरदार पटेल इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सलाहकार समिति बोला है, उप समिति नहीं बोला है। उप समिति बोलता तो आप लोगों के आंसर क्या होते आप लोग जानते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से ये क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष कौन थे? 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में और कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे बोला जाए कि फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सब कमेटी, ठीक है, सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? कौन था? अगर आपको पता हो 3 कौन नहीं थे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लगा सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है, आसानी से आप लोगों के द्वारा इसका आंसर लगाया जा सकता था। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, कौन था ये बोल रहा है आप लोगों से। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर डायरेक्टली आपका हो जाएगा फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद। ये तो अध्यक्ष भी थे ना तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, ना तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य थे, मतलब सदस्य नहीं थे, ना ही जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक बहुत बड़े आज़ादी के अंदर में इन्होंने जो है वो अपना योगदान दिया है। आज़ादी के बाद में भी जब इमरजेंसी लगी थी तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार के अंदर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जेपी आंदोलन के नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स कि टोटल जो स्ट्रेंथ थी आप लोगों की, वो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ थी आप लोगों की यहाँ पर में 389,
ठीक है, ये याद रखना है। 389 यहाँ पर में स्ट्रेंथ थी, ठीक है, जिसमें से 296 इलेक्टेड थे और नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट्स के जरिए 93। तो ये क्या पूरी तरह से इलेक्टेड थी या थोड़ी बहुत नॉमिनेटेड भी थी? प्लीज इसको याद रखिए, आप लोग देखिए एक बार, पूरी नॉमिनेटेड थी, पूरी इलेक्टेड थी, क्या था इसका रोल यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो। ओके, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर में इसका आंसर आएगा आप लोगों का। कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है, जो आपकी संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई थी उसमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है ये बताना है आपने। एक एक पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले मेरे को एक बार बताओ, कैबिनेट मिशन आया कब था? यूपी जूनियर में 2021 के अंदर में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, वापस से कभी भी आ सकता है। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट में जो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करते रहिए ताकि आपके दिमाग को आदत पड़े। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 सुपर फूड जो आपके दिमाग के लिए काम करेंगे, दिमाग के लिए, मेमोरी शार्पन करने के लिए 3 प्रूवन, और वो भी मैं आपको रिपोर्ट के साथ में बताऊंगा, डायरेक्ट उसके प्रूफ लगाऊंगा मैं आपको, लिंक आपके साथ में वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं कि 3 फूड कौन से हैं जिससे आपका दिमाग और ज्यादा शार्पन हो सकता है। ठीक है, आज ही वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी आप लोग, तो वो भी आप लोग अच्छे से जरूर देखना। तो कैबिनेट मिशन आपका कब आया था ये बताइए आप लोग। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा बनी थी, क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुनी गई थी? नहीं। क्या यहां पर में सभी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर किसी को वोट देने का अधिकार होना, क्या सभी को वोट देने का अधिकार था? नहीं था, ये याद रखना है फ्रेंड्स। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार नहीं था, केवल कुछ लोगों के द्वारा चुनी गई थी ये, ठीक है, संविधान सभा कुछ लोगों के द्वारा। वयस्क मताधिकार संविधान लागू होने के बाद आया है। ये पार्शियली इलेक्टेड थी प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा और पार्शियली नॉमिनेटेड थी गवर्नर जनरल के द्वारा। नहीं, गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं थी ये किसके द्वारा नॉमिनेटेड थी? राजे रजवाड़े के द्वारा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहां तक सही है, देखो ध्यान से देखो एग्जामिनर ने कैसे आपको फंसाया है। पार्शियली इलेक्टेड थी, ये यहां तक सही है, ठीक है, पार्शियली इलेक्टेड थी, यहां तक सही है, लेकिन गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट नहीं किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसने नॉमिनेट किया था? नेटिव स्टेट्स ने, जो राजे रजवाड़े थे, जो देशी नरेश थे भारत के, उन लोगों ने इसको नॉमिनेट किया था, ना कि गवर्नर जनरल ने। तो आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, पूरी की पूरी नेटिव स्टेट्स के द्वारा नहीं थी ये, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तीनों गलत है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग किस तरह से आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर में डी आप लोगों का, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप लोगों का नहीं था यहाँ पर में, पार्शियली इलेक्टेड थी, बिल्कुल सही बात है। कहाँ से इलेक्टेड थी, कितने सदस्य इलेक्टेड थे ये, चलो ये बता दो आप मेरे को, कितने सदस्य इलेक्टेड थे यहाँ पर में? टोटल इलेक्टेड सदस्य कितने थे ये आप लोग बता सकते हो मेरे को? जल्दी जल्दी से एक बार देखें कितने लोग यहाँ पर में इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। 296 लोगों को इलेक्ट किया गया था और 93 स्टेट्स को, 93 सीट जो थी प्रिंसली स्टेट या जो नेटिव स्टेट्स थे आप लोगों के, उनके द्वारा इनको चयन करके भेजा गया था, ये याद रखना था आप लोगों ने। अच्छा, जब हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, तब हमारे देश की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ अगर आपसे बोला जाए टोटल कितनी थी, तो टोटल थी 389, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश का बंटवारा हो गया, ठीक है, बंटवारा हो गया हमारे देश का, तो उसके बाद में हमारे भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। 90 लोगों ने इस्तीफा देकर वो पाकिस्तान चले गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 389 से घटकर 299 हो गई थी हमारी सदस्य संख्या विभाजन के बाद में, बंटवारे के बाद में। तो दोनों ही पॉइंट याद रखना है। जब संविधान सभा बनी थी, ठीक है, तो 389 थी, और जब संविधान सभा जो है आप लोगों का हमारे देश का बंटवारा हो गया तो उसके बाद में 299 हो गई थी। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट मीटिंग, नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा आप लोगों का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जल्दी से इसको बताएंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इसका। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। देखिए, कुछ चीजें हैं आप लोगों को जो याद रखनी है फ्रेंड्स। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है आप लोगों की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं चाह रहा था आप लोग याद रखिए इसको, वो मैं आपको पीआईबी के हवाले से बताना चाहूंगा, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो हमारे भारत सरकार की है उसके अनुसार बताना चाहूंगा। pib.gov.in को मैं यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगा। उनका 27 अगस्त 2021 को एक आर्टिकल आया था इन लोगों का, ठीक है, फोटो एग्जीबिशन उन्होंने लॉन्च की थी। उसके अंदर में उन्होंने एक फैक्ट डाला है, हो सकता है उस पर एक क्वेश्चन बना दे। संविधान सभा का फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन, गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन कौन से तारीख को ऑफिशियली हुआ था? गठन, पहली मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई थी,
1946 को। लेकिन इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? औपचारिक रूप से उसको जो है अधिकृत रूप से यहाँ पर में खोल दिया गया था कि हाँ संविधान सभा बन चुकी है आपकी। तो ये कब किया गया था, ये आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बताऊं कब किया गया था इसका, ये मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के 3 दिन पहले, जस्ट 3 दिन पहले ही उसका गठन किया गया था और 3 दिन बाद उसकी बैठक बुलाई गई पहली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ठीक है। पीआईबी का 27 अगस्त 2021 के एक आर्टिकल के अंदर में उन्होंने ये फैक्ट डाला है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर पीआईबी की वेबसाइट से उठाकर बना सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं जो भी आपके सोर्स हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को मैं रिवाइज करवा दूंगा। बट आप लोगों को इसको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा अच्छे से, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और लाइव आना है, जितना ज्यादा लाइव रहोगे फ्रेंड्स उतना ज्यादा हम लोगों को यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों से और पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैं, ये तो हो गया आप लोगों का पहला वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की थी? पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट डे ऑफ द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली बार जो बैठक हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन पहले दिन अध्यक्ष तो नहीं चुना गए थे, तो पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? जो सबसे पुराने वाले मेंबर थे, जो सबसे ओल्डेस्ट थे, पुराने इन द सेंस ओल्डेस्ट थे उम्र में, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया था, प्रोटेम अध्यक्ष, प्रोटेम बोला जाता है इसको, प्रोटेम प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये कहाँ की प्रथा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये प्रोटेम प्रेसिडेंट बनाना या प्रोटेम स्पीकर बनाना, अस्थायी अध्यक्ष बनाना, ये प्रथा कौन से देश की है? तो ये प्रथा फ्रांस की है। फ्रांस में ये प्रथा चलती है कि जो भी सबसे ओल्डेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी होता है, उसको बना दिया जाता है प्रोटेम, जब तक कि कोई स्थायी रूप से अध्यक्ष ना चुन लिया जाए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस से ली गई थी प्रोटेम, मतलब प्रोटेम प्रेसिडेंट बनाने वाली जो प्रथा है ना वो फ्रांस की है बेसिकली। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आप लोगों के क्या थे? संविधान सभा के पहले बैठक के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में आया था और आप लोग जानते हो कि ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का आई थिंक सुपर टेट के अंदर में आया था, यूपी के सुपर टेट टीचिंग एग्जाम के अंदर में। तो ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मेरे को बताओ कि गठन कब किया गया था, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ संविधान सभा। मैं बार बार याद करवा दूंगा यहाँ पर मैं आपको, जब तक कि आप लोगों को अच्छे से आपके दिमाग में डीपली बैठ ना जाए। जल्दी से बताइए कि संविधान सभा का गठन कौन से तारीख को हुआ था? एक बार देखिए कितना आप लोगों को याद हो रहा है यहां पर में, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर का नाम यहां पर मैं पूछा है बेसिकली आप लोगों से। राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, डॉक्टर आंबेडकर, टी कृष्णमाचारी। तो देखो फ्रेंड्स, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार? तो आंसर होगा आपका बी एन राव, ये थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कई बार आता है आप लोगों का, ठीक है। बी एन राव जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि एक बहुत बड़े मतलब कानून के जानकार थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की जो है इन्होंने यहाँ पर में कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में ये जज का काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। जज रह चुके कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में। दुनिया के जितने भी संविधान उस समय में थे सारे संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। तो बी एन राव से ज़्यादा बेहतर इंसान उस समय में कोई हो ही नहीं सकता था सलाहकार के रूप में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये थे सलाहकार। लेकिन अगर आप लोगों से बोले फ्रेंड्स कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी, सचिव, तो आप लोगों को आंसर याद रखना है HVR अय्यंगर, ठीक है। तो सचिव का अगर आप लोगों से नाम पूछे सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरी का नाम था HVR अय्यंगर, ठीक है, HVR अय्यंगर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार याद करने के लिए, ठीक है, कभी भी आ सकता है। एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, यूपी टेट में आ चुका है। HVR अय्यंगर कौन थे, मतलब सेक्रेटरी कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो PCS एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है कई बार। तो इसको आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। कभी भी हो सकता है आप लोगों से ये क्वेश्चन आप रिपीट करके किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछ ले, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग जी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पर में रोकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, कुछ सवाल है उसके आंसर आप लोग कर दीजिए यहाँ पर में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। मैं कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद में यही से हम लोग जो है कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे को आप लोग बताइए कि कैबिनेट मिशन जो है आपका, अरे कैबिनेट मिशन जो है, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था आपका, ये आप लोगों को बताना है, कौन से साल में आया था। और कैबिनेट मिशन ईयर बता दीजिए आप लोग, कैबिनेट मिशन कब आया था, दोनों के ईयर बता दो आप लोग। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कौन से प्लान के तहत हुआ था, उस प्लान का नाम बताइए आप लोग। और उस प्लान की डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 3 जून, ठीक है, 3 जून है उस प्लान की डेट। उस प्लान का नाम आप बता सकते हो, 3 जून 1946 को 1947 को वो प्लान आया था अस्तित्व में, ठीक है। डिकी बर्ड प्लान भी उसको बोला जाता है। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से अपना कमेंट जो है वो यहाँ छाप देंगे। और आप लोग चाहते हो कि क्या ये ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का चलता रहे, तो आप लोग मेरे को कमेंट भी करके बताते रहेंगे यहाँ पर में। उसके बाद में मैं जल्दी आप लोगों के लिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आज ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको 3 सुपर फूड बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी मेमोरी को बढ़ाने में केवल 10 दिन के अंदर में, ठीक है। 10 दिन के अंदर में आपके ब्रेन के अंदर में जो सर्कुलेशन वगैरह वो सारी चीज़ें वो लोग वो मेंटेन करते हैं, पूरा साइंस के साथ में आपको बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए इसका। मेरे को ये बताना है कि संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, फॉर्मेशन कौन से तारीख को हुआ था, फॉर्मेशन गठन कौन से तारीख को हुआ था, ये बताएंगे आप लोग। और फर्स्ट मीटिंग बताएंगे आप लोग, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ये बताइए आप लोग मेरे को, क्योंकि ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, कमेंट में सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर मैं बंद करूंगा वैसे ही आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स कमेंट करने का, तो सभी लोग यहाँ पर मैं कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल 5 बजे। आज आपकी ऐप की क्लास नहीं है, ठीक है, ऐप पर नहीं है 7 बजे वाली क्लास, तो डायरेक्ट हम लोग कल मिलेंगे 7 बजे, कल 5 बजे आपके यूट्यूब के ऊपर में। तो ऐसे ही आप लोग करते रहिए। और मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगले 1 वीक के अंदर में, मैं उसकी टेस्ट लूंगा, मतलब वीकली टेस्ट भी लूंगा। आज जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन कीजिए, कमेंट कर करके रिवीजन कीजिए। जो देख रहे हो आप रिवीजन करते समय कमेंट करते जाया करिए आंसर को, ओके। और उसके बाद में मैं हर हफ्ते आप लोगों की टेस्ट लूंगा ताकि आप लोगों की टेस्ट के थ्रू आगे बढ़ा सके। और जब नोटिफिकेशन आए तो मेरे बच्चे जो है उनका सिलेक्शन की लिस्ट आनी चाहिए यहाँ पर में, बिल्कुल एकदम लाइन लगनी चाहिए कि सिलेक्शन हो गया सर करके। इसीलिए पूरी मेहनत हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं, ओके। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग कल 5 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।